ओके, चैप्टर नेम इज यूनिट एंड डायमेंशन। स्लाइड शो आपके सामने है। कुछ बेसिक चीजें इसमें आप देखना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। व्हाई डू स्टार ट्विंकल? रेनबो में 7 कलर क्यों होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में जब आए थे कभी बचपन में। मेट्रॉइड्स क्या होता है? व्हाई डू डे एंड नाइट अकर इन साइक्लिक ऑर्डर? तो बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में आते हैं जब हम ग्रो करते हैं। उनका आंसर हमें कहाँ से मिलता है फिर? ऑल दीज क्वेश्चन लीड टुवर्ड्स क्यूरियोसिटी। बेटा जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ ध्यान से देखना। इसके बाद मैं एमसीक्यूज पूछने वाला हूँ, जो जो दिखा रहा हूँ बाय नेम पूछूंगा। तो आपने जो जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको आप देखते जाओ। अभी तक मैंने इतना ही दिखाया है, एक बार दोबारा देख लो। मैंने ये दिखाया है। लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ द क्वेश्चंस। उसमें क्या क्या आया? व्हाई डज रेनबो हैव स्पेसिफिक कलर? देखना है, सिर्फ कुछ नोट करना, अपने आप नोट करते रहना। व्हाई डू स्टार ट्विंकल? मेरी साउंड आ रही है सही प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज मेट्रॉइड? व्हाई डू डे एंड नाइट अकर इन साइक्लिक ऑर्डर? ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो हमें क्यूरियोसिटी हमारे अंदर लेके आते हैं। फिर हम क्या करते हैं उस क्यूरियोसिटी के लिए, और एंड क्यूरियोसिटी लीड टुवर्ड्स साइंस। वही क्यूरियोसिटी हमें साइंस की तरफ लेके जा रही है। व्हाट इज साइंस नाउ? ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। देखिए ये वाली जो लाइन है इसको आप ध्यान से समझो। बेशक नोट करना नोट कर लो। सिस्टमैटिक, ये जो जिसको मैं अभी अंडरलाइन करूंगा, डेफिनेशन आ जाती है बेटा। देखो, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। और व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? जो हम देखते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। आप मोस्टली देखते हो, आपने कभी लेबोरेटरी में प्रिज्म देखा होगा। सबने देखा प्रिज्म 10th में कभी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. सनशाइन में अगर आप इसको सनशाइन में रखते हो तो आपको ये कुछ कलर्स नजर आते हैं इसके थ्रू, जैसे रेनबो। उसी तरह से कुछ कलर्स दिखते हैं हमें। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन है जो हम कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। आप घर में जैसे ही स्विच ऑन करते हो, स्विच को ऑन करते हो, फैन ऑन हो जाता है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया कि स्विच को ऑन करते ही फैन ऑब्जर्व हो गया। फिर उस ऑब्जर्वेशन से आप उस रीजन में जाते हो कि ऐसा क्या हुआ स्विच से। तो फिर आपको पता चलता है करंट आया। फिर आप सोचते हो करंट से क्या हुआ होगा। तो जब और डिटेल में जाते हो तो फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपने शायद थोड़ा सा 10th में पढ़ा होगा मोटर के केस में, फैराडेज के लॉज। तो फिर आपको पता चलता है कि फैन के चलने के ये रीजन है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो बेटा? ऑब्जर्व करते हो और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो। तो व्हाट इज साइंस ऑल अबाउट? साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज of the physical or material world gained through observation and experiment। कुछ तो हमें ऑब्जर्वेशन में पता चला। जैसे ही मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग होती है तो सन से लाइट हमारे पास आती है। ये हमने ऑब्जर्व किया। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सन जैसे ही आता है डे हो जाता है।
हमारे यहाँ रोशनी आ जाती है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। अब साइंस आपको बताएगी कि कैसे रोशनी हुई, कैसे लाइट वहां से चल के आपके पास आई, किस फॉर्म में आई। ये तुम्हें पता है ना, 8 मिनट लगते हैं लाइट को यहाँ आने में, और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ बेटा मैं ये समझा रहा हूँ, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस, इज कॉल्ड साइंस। क्या ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ऑब्जर्वेशन नीड नॉट बी ऑलवेज करेक्ट। जो आपको पिक्चर मैंने इसमें डाली है मेरी पावर पॉइंट स्लाइड में, ये आपके लिए स्पेशल, ये मेरा लेक्चर जो मैं अब आपको दे रहा हूँ, ये पहले भी बच्चों को नहीं दिया मैंने। जिन्होंने सिलेबस किया उन्होंने सिंपल थ्योरी नोट की है, बट कुछ विजुअल मैंने डाले हैं मेरे पावर पॉइंट स्लाइड में। अब इस रेलवे ट्रैक को देख के आपको ये लग रहा है ना कि ट्रैक नजदीक आ रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ ये बता रहे हैं आपको, ऑब्जर्वेशन नीड नॉट बी ऑलवेज करेक्ट। ये हमेशा करेक्ट नहीं है, एक्चुअल में ये ट्रैक पैरेलल ही है, लेकिन हम जब इसको देखते हैं हमें ऐसे लगता है कि ये रेल्स नजदीक आ रही, नियर आ रही, ये वाला गैप कम होता जा रहा है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। तो हमेशा हमारी ऑब्जर्वेशंस करेक्ट हो जरूरी नहीं है। ओके। फिर हम क्या करते हैं, जब चल के देखते हैं ट्रैक पे, तो हमें पता चलता है कि नहीं ये तो बिल्कुल पैरेलल है, ये तो बिल्कुल पैरेलल है, बट एक्चुअली ट्रैक आर पैरेलल। So when we observe a railway track, it does not appear to be parallel, लेकिन वो पैरेलल है। ऐसा आप ऑब्जर्व करते हो डेली लाइफ में। तो जो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं मैं उसी को पावर पॉइंट में लेके आया हूँ, ताकि थोड़ा सा बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो फिर क्या ऑप्शन आता है, क्या पॉइंट आता है, कांट ट्रस्ट जस्ट ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन इज एसेंशियल। ये दूसरा पॉइंट जो आपके पास है वो एसेंशियल है। सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन पे मत जाए, डोंट गो फॉर ऑब्जर्वेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि क्या जो आप सोच रहे हो, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो सही भी है या नहीं। तो वो आपको एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा, एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ पॉइंट इस पे लिखे हैं वो देख लो। फॉर दिस वी रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस। जैसे एग्जांपल है ओम्स लॉ, वी कैन से रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट मे बी कांस्टेंट, मे नॉट बी कांस्टेंट। ये दोनों चीजें आ जाती है ओम्स लॉ के अंदर। ओम्स लॉ आपने 10th में पढ़ा सब बच्चों ने। तो यहाँ पर अभी तक की डिस्कशन में क्या रिजल्ट सामने आया कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे नहीं जाना, आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टू एस्टेब्लिश द लॉस। Purpose of experiment is to establish the laws. Hence, measurement of different physical quantity is important. तो अल्टीमेटली मैं आपको इस वर्ड पे ले आया जो मेरा चैप्टर है, मेजरमेंट। इस वर्ड पे लाने के लिए मुझे आपको सारा कुछ बताना पड़ा। क्या बताना पड़ा? साइंस के बारे में, पूरी क्यूरियोसिटी के बारे में, फिर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन पे फेथ करोगे या एक्सपेरिमेंट पे, बताओ। सर एक्सपेरिमेंट। क्या ऑब्जर्वेशन हमेशा ठीक होती हैं? नो No, सर। sir. ऑब्जर्वेशन हमेशा ठीक नहीं होती। शाबाश। अब हम लोग आ रहे हैं मेजरमेंट टॉपिक पे। लेट अस अंडरस्टैंड सम टर्म्स बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट आर दीज क्वांटिटीज कॉल्ड इन फिजिक्स? वेट, लेंथ, हाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम। इन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं बेटा? कल भी मैंने बताया था आपको, इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं बेटा फिजिकल, बोलो, फिजिकल क्वांटिटी। Physical quantities. फिजिकल Physical quantities. क्वांटिटीज क्या होती हैं? कल हमने डेफिनेशन लिख ली, दोबारा मत लिखना, पढ़ लो एक बार, रिवाइज हो जाएगा।
A quantity that can be measured is called a physical quantity. जो हमने कल लिखा था वही मैंने स्लाइड में नोट करवाया है। एग्जाम्पल ये सारे आपको पता है, लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। आपको याद है इनमें से कुछ डायमेंशन भी हमने कल कर लिए थे। Yes. बच्चे का नाम, Yes, sir. जिस बच्चे का नाम लूंगा वो डायमेंशन बताएगा मुझे। कुहू शर्मा, डेंसिटी के डायमेंशन बताओ बेटा। कुहू शर्मा। M1 L minus 3 T0. M1। L minus 3 T0. बाकी बच्चे चेक करो क्या ठीक है ये। Yes, sir. Yes, sir. ओके, यशिका आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। व्हाट आर द Yes, sir. डायमेंशन ऑफ वर्क? यशिका, वर्क के डायमेंशन क्या थे? Sir, M1 L1 T minus 2. गलत है बेटा। मैं बताऊं? यस। M1 M1 2 L2 minus T 2. minus 2. किसने बताया दोबारा? सर मैंने ही वापस बताया L2 आना है यहाँ पे, L2 तो L L2 आना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, L2 आना है। तो एनीवेज अपनी स्लाइड पे चल रहे हैं आगे हम। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी। तो फटाफट एक बार स्लाइड्स में आपको दिखा दूं। फिर आता है व्हाट आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। बता सकते हैं आप लोग बिना The quantities which cannot Which be cannot be measured. measured. एग्जांपल? Emotions. Emotions. Emotions and feelings. इमोशन जैसे हम लव, हार्टेड, लाइक, डिसलाइक, हेट करना किसी को, खुश होना, ये सारी क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इमोशंस। ये सारे एंग्री, एंगर होना, कितना गुस्सा आया, बहुत ज्यादा, बहुत कितना, बस बहुत ज्यादा। तो इसका कोई मतलब नहीं जब हम इसको मेजर ही नहीं कर पा रहे। कुछ लोग अपने हाथों को खोल के कहेंगे कि इतना सारा गुस्सा आया, ये मैं हाथ बना रहा हूँ। समझ गए होंगे आप, बनया नहीं कुछ भी, चलो गुस्सा आ गया। These are called नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब बेटा एमसीक्यू आ रहा है। जैसे क्वेश्चन फ्लैश होगा 4 ऑप्शन होंगे, आपने अपना आंसर फटाफट बनाना है, फिर मेरे आंसर से मैच करके बताना है किसका ठीक है। ओके, रेडी फॉर दिस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Sir, air. 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 क्वांटिटी नहीं है। सभी बोलो, सभी बोलो। Sir, air. क्योंकि लेंथ तो फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ के डायमेंशन क्या होंगे? M0 L1 T0. मास के डायमेंशन क्या होंगे? M1 L0 M1 T0. L0 T0. टाइम के डायमेंशंस क्या होंगे? M0 L0 T1. एयर के डायमेंशन क्या होंगे? No dimension. Because it is not a physical quantity. तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए? एयर। चलो Air. चेक करते हैं आंसर क्या है इसका। यस, इट इज एयर। ओके, नेक्स्ट पे चलो। एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज ए फिजिकल क्वांटिटी। बाकी सारे क्या है बेटा? बाकी Non-physical Non-physical quantity. इमोशंस है, एक किस्म के इमोशंस ही है। नॉट फिजिकल, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। मैं किसी को डिसलाइक करता हूँ, कितना मुझे नहीं पता। लाइक करता हूँ कितना, आई डोंट नो। कोई यूनिट नहीं है इसके। लाइकिंग, डिसलाइकिंग के, हार्टेड या किसी को एंगर करना, ये सारी क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो आंसर इज एक्सेलरेशन। चलो ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूरियोसिटी लीड अस टू Science. only experimentation, none of these. साइंस। Answer science. Yes, sir. Sir. क्यूरियोसिटी हमें किसकी तरफ लेके जाती है? साइंस की। उसके बाद साइंस में फिर हम क्या देखते हैं?
ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। Experiment. ऑब्जर्वेशन करेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन Incorrect भी। इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो फिर हम इस पे ज्यादा फेथ ना करते हुए किस पे आते हैं, एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। ओके, फिजिकल क्वालिटी की ये वाली डेफिनेशन अच्छे से लिख लो सब बच्चे, वो सिंपल तो आपको पता ही है, विच कैन बी मेजर। यहां मैं आपको लिखवा रहा हूं, एनी क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly, or in terms of which any laws of physics can be expressed, is called physical quantity। देखिए एक बॉडी है, इसका मास है m और ये एक्सेलरेट कर रही है ए से, आपको मेजर करना है फोर्स, तो आपको कोई ना कोई तो फिजिक्स का लॉ देखना ही पड़ेगा ना। कौन सा लॉ है ये पता है आपको? न्यूटन्स Slow. लॉ, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हो। तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इन टर्म ऑफ विच एनी लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपको डेफिनेशन आती है एग्जाम में, वो लाइन तो आप लिख ही दो, विच कैन बी मेजर्ड, उसके बाद आप ये भी लिख दो, ये प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बन जाती है इसकी, फिजिकल क्वांटिटी। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, कौन कौन बताएगा नाम? फिजिकल Sir, fundamental drive. Fundamental and derived. फंडामेंटल है डिराइव, कल मैंने आपको बताया था। ओके, व्हाट आर फंडामेंटल? Which are Which independent. are Depend upon other physical quantities. बिल्कुल बिल्कुल सही है, कल आपने लिख लिया था ये। फंडामेंटल क्वांटिटी कल मैंने आपको 3 बताई थी, कौन कौन सी? Mass. Mass. Time. लेकिन आज आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज नोट कर लो। आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये नोट कर लो बेटा। मैं समझा देता हूँ, बाकी पता ही है वैसे आपको। मैं साइड पे लिखना शुरू करता हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेटा स्क्रीन विजिबल है ना आपको सबको? Yes, sir. इसे दिख रहा है ना? Yes. लेंथ आपने कल पढ़ लिया था, लेंथ के लिए उसके यूनिट भी आपने मीटर पढ़ लिए। दूसरा, मास में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट्स आर किलोग्राम। थर्ड था टाइम, टाइम में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट्स आर सेकंड। अब चौथी क्वांटिटी इसमें आई है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसको मेजर किया था साइंटिस्ट केल्विन ने, केल्विन ने इसको मेजर किया था। तो ये आपने याद रखना है, केल्विन। केल्विन के लिए आप के यूज कर सकते हो, यूनिट के यूज कर सकते हो। टेम्परेचर पता है क्या होता है वैसे? यू नो, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी चीज कितनी गर्म है उसको मेजर करने के लिए कौन सी क्वांटिटी है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ। Kelvin. इंस्ट्रूमेंट, Thermometer. थर्मोमीटर। एक चीज और बताओ, जो घर में थर्मामीटर होता है वो कौन सी
यूनिट में मेजर करता है आपका, केल्विन में या किसी और में? Fahrenheit. डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को मेजर करने के बहुत सारे स्केल्स हैं। स्केल्स, डिग्री सेंटीग्रेड 1, डिग्री फ़ारेनहाइट 2, डिग्री र्यूमर और केल्विन। एसआई सिस्टम में केल्विन लेना है। आपका आंसर क्या रहेगा? केल्विन। तो क्या आपको टेम्परेचर से सारी इंफॉर्मेशन मिल गई? Yes, sir. उसके बाद है बेटा Yes, sir. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में आप लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे शायद। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके एसआई यूनिट Yes, क्या sir. है? मोल। इसके एसआई यूनिट क्या है? मोल। तो इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 10th में आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ के आए हो, जिसका यूनिट क्या है? एम्पियर। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, किसी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। करंट, इसको मेजर करते हैं एम्पियर में। ए लिख सकते हो, पूरा नाम लिखोगे तो ए स्मॉल लेटर में, कल बताया था मैंने आपको। लास्ट आता है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कोई बताएगा क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में कोई भी? कुहू बेटा आपको पता है? To measure the intensity of light. यस, बोलो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखिए मैं थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर दूं, मैं आपको समझाता हूँ। आप इस चीज को जानते हैं क्या? ध्यान से देखना, कभी आपने यूज किया हो। Candle. 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 Candle है sir. कैंडल है ना, ये है ना? Yes, sir. ये वर्ड, इसको कैंडल कहाँ से मिला? एक साइंटिस्ट का नाम है कैंडला। साइंटिस्ट का नाम है कैंडला, जिसने ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बताया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो यहां से आप आइडिया लगा लो, कैंडल क्या देती है? लाइट। तो लाइट एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? लाइट एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को यहां पर मैं लिख देता हूँ, लाइट एनर्जी। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी समझनी पड़ेगी, मुझे प्रैक्टिस नहीं है इसके ऊपर लिखने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगी 2-3 दिन में ठीक। लाइट एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं। तो ये भी आपके पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके यूनिट क्या होंगे बेटा? कैंडला। किससे याद आएंगे? कैंडल से। Candle. हालांकि कैंडल वर्ड कैंडला से लिया गया है। कैंडल वर्ड किससे लिया गया? कैंडला से। Candle. हम कैंडल से कैंडला याद करेंगे, क्योंकि कैंडल हमारे लिए फेमिलियर वर्ड है। तो व्हाट आर द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? कैंडला। Candle. कैंडेला। Candle. आप ये बता दो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? So 7. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर 7। उसके साथ नीचे क्या लिखा हुआ है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बाद में ऐड की गई 2 और। वो कौन सी है? देखो, एक तो है प्लेन एंगल, जो आप एंगल पढ़ते हो,
ट्रिग्नोमेट्री में। प्लेन एंगल इसलिए बोलते हैं कि आप इसको पेपर पे बना सकते हो पूरा का पूरा। इसके यूनिट है साइंटिस्ट के नाम से ही है, रेडियन। आप लोग पढ़ते हो डिग्री में, तो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साथ साथ दे रहा हूँ। आपको पता है 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 180. 60. गलत, बोलते जाओ। हाउ मेनी रेडियंस आर देयर इन 1 डिग्री? 180. गलत। 45. देखते हैं कौन सही बोलता है। Sir, 360. Sir, pi by 180. Sir, pi by 180. गलत। 180 by pi. 180 180 by pi है। देखिए ये रिलेशन होता है, नोट करना। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री 180 बाय पाई नहीं, by 180. बाय 180 रेडियन। ये रिलेशन। अगर आपको कभी डिग्री को कन्वर्ट करना आ जाए, लेट आपको ये क्वेश्चन दे दें, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसके क्या बनाने हैं? रेडियन। तो आप क्या करेंगे? 60 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा? पाई बाय 3 रेडियन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Sir. Yes. Yes. sir. किसी को डाउट होता है इसमें? चलो No, इसको sir. कन्वर्ट करके No, दिखाओ। sir. इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। आप लोग ये बताओ 30 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा? Pi by 6. Pi by 6. Pi by Pi by 6. Pi by 6. 6 हो गया. ओके। 270 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा? पाई से मल्टीप्लाई, 180 से डिवाइड। 3 pi by 2. आंसर इज 3। 3 3 pi pi by 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 2. 2. By 2 radian. समझ आ गया सबको? Yes, sir. Sir. Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. स्क्रीन को क्लियर कर दो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्लेन एंगल मैंने बता दिया। दूसरा है सॉलिड एंगल, ये समझना पड़ेगा। सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल क्या हुआ, किसी को मालूम है? ये एक तो 3 डायमेंशनल एंगल है, जो आप पेपर पे बना नहीं सकते हो, सिर्फ आप सोच सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, आपने ये तो देखा ही होगा सबने अच्छे से। Yes, sir. कौन? Sir, कौन है? Yes, sir. On. कौन है ना ये? Yes, sir. कौन है ये? Sir. ये कौन? Yes. Yes, sir. इट इज कौन। अब कौन को पेपर पे मैंने बना तो दिया, लेकिन आपने क्योंकि प्रैक्टिकली देखा हुआ है, तो आपके माइंड में पिक्चर आ गई कि कौन तो 3 डायमेंशनल है। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये भी पेपर पे नहीं आएगा। पूरा सरफेस जिसको मैंने डार्क किया, ये सरफेस होगा। पूरा सरफेस इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर जो 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगा, उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज द 3 डायमेंशनल एंगल विच इज मेड एट द वर्टिक्स, इसको वर्टिक्स बोलते हैं, एट द वर्टिक्स ऑफ द कोन बाय द सरफेस। चलो एक और एग्जांपल लो। अम्ब्रेला देखा हुआ है सबने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये कपड़ा ही है ना अम्ब्रेला का। Yes, sir. यहाँ पर स्पोक्स लगे होते हैं, कुछ तारे लगे होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्पोक्स लगे होते हैं। ये 3 डायमेंशनल है आपके माइंड में। पैराशूट को माइंड में रख लो चाहे। अब यहाँ पर आपने इसको पकड़ा हुआ, तो ये जो सरफेस है जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, ये जो सरफेस है, वो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, वो पेपर पे नहीं आ सकता, वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। उस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ऐसे डिनोट करते हैं इस सिंबल से, जैसे आप रेजिस्टेंस के लिए ओम यूज करते थे ना, वही सिंबल हम इसके लिए यूज करते हैं। तो सॉलिड एंगल इज ए 3 डायमेंशनल एंगल
which is made by surface at any point. और जो प्लेन एंगल था वो सरफेस नहीं बनाता, वो कोई भी आर्क बनाएगी, आर्क या लाइन या कुछ भी एट एनी पॉइंट। आर्क तो हम पेपर पे बना देते हैं, इसने क्या एंगल बनाया वो आ गया, बट ये हमें इमेजिन करना पड़ेगा, पेपर पे नहीं आएगा। तो क्या आपको सॉलिड एंगल समझ में आ गया सब बच्चों को? सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, के sir. यूनिट होते हैं टी रेडियन, एस आर से डिनोट कर देना आप, टी रेडियन। रेडियन पहले दे दिए थे तो उसके आगे टी लगा दिया, एस आर, टी रेडियन, टी रेडियन। तो इस पे आगे भी डिस्कशन करेंगे कभी हम। अभी आपने क्या याद रखना है कि 7 फंडामेंटल है और कितनी सप्लीमेंट्री है? 2. 2 है। तो ये सब किसने दिया? मैंने आपको कल बताया था सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें एक सिस्टम है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम एक इंटरनेशनल सिस्टम है, आगे मैं स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। क्योंकि जब इंटरनेशनली कोई भी काम होता है तो सब कंट्रीज अलग अलग यूनिट यूज करते थी, बहुत प्रॉब्लम आती थी। कोई ग्राम में मेजर करता था मास को, कोई पाउंड में मेजर करता था, कोई किलोग्राम में करता था, किसी कंट्री में कोई और सिस्टम था, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन में दिक्कत आती थी। तो फिर एक सिस्टम बनाया गया 1977 में, जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। उसने कहा कि नहीं, एक यूनिट बनाओ, और उसने फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज भी पहले 3 थी, मास, लेंथ और टाइम, बाकी नहीं थी। तो एसआई सिस्टम ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ली और साथ में 2 क्या ली बेटा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। उनके नाम और यूनिट मेरे पास ऑलरेडी मैंने आपको दे दिए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी, इधर से प्लेन एंगल, इधर से सॉलिड एंगल। ये क्वेश्चन आपका बनता है स्कूल लेवल पे, व्हाट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट? तो आपने बताना इट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इट कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सप्लीमेंट्री। उनके नाम बता दो और उनके यूनिट बता दो, बस ये वाला। क्या ये काम हो जाएगा बेटा? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. अब मैं आगे चलता हूँ, ये मैंने बता दिया सारा। ड्राइव्ड क्वांटिटी यू नो, जिसको हम ड्राइव करते हैं एक से दूसरे में, ये सारी ड्राइव। एक्सक्यूज यस बेटा, यस। सर, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला देखो, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला ये बनेगा, सरफेस एरिया ds से ले रहा हूँ बाय आर। Radius. जैसे प्लेन एंगल का बनता है ना, आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, ये प्लेन एंगल होता है। ये होता है सरफेस एरिया, ds ले लो या पूरा सरफेस एरिया लिख लो। आपको अगर ds में कंफ्यूजन है तो आप लिख लो यहाँ सरफेस एरिया। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है 2 पाई, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है 4 पाई। किसने क्वेश्चन पूछा वैसे? पिंकी। पिंकी ने। देखिए ये मैंने जानबूझकर इसको स्किप किया था, मैंने इसको डिटेल में बताया, इसको छोड़ दिया। मैं वेट ही कर रहा था कि क्यूरियोसिटी किसको आती है। देखो ये आ गया ना वर्ड क्यूरियोसिटी, ये सिर्फ पिंकी यादव को नहीं आनी चाहिए, ये सबको आनी चाहिए। जब आप साइंस पढ़ रहे हो ना, स्पेशली मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स, आप एक चीज माइंड में रख लो कि आप कोई भी चीज को स्किप नहीं करें। मैं कभी नहीं कहता कि आप क्रैम करें, रट्टा तो मारना ही नहीं है ना, आप उसको अंडरस्टैंड करें। और अगर कोई चीज आपको लगता है कि मेरा कुछ रह गया, कुछ पूछा,
तो आपने पूछना है, जैसे पिंकी यादव ने पूछा। वेरी गुड बेटा। तो ये क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया बाय आर स्क्वायर। जैसे ये कोण का था, आर इसमें ये हो जाए और सरफेस एरिया ये हो जाए। इसको अगर आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। दिस इज द एंगल। ओके, कोई बात नहीं, सब लोग अलर्ट रहो, अभी क्वेश्चंस भी आएंगे एमसीक्यूज। वेलोसिटी के डायमेंशन कौन बताएगा, फटाफट बोलो। M0 L1 T M0 L1 T minus -1. m0 l1 T minus 1. सही है। एक्सेलरेशन के बोलो, फटाफट बोलो। M0 M0 L1 minus 2. T minus 2. बिल्कुल सही है। वर्क के हो गए थे, वर्क के हमने कर लिए थे। m1 l2 M1 L2 L2 T minus 2. -2. L ओके, इसका आंसर दो। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड। Physical quantity. Physical quantity. वेरी गुड, physical quantity. सही हो गया, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन। Derived quantity. Derived. Derived physical quantity. Derived. क्या आएगा? Derived. Derived. बहुत बढ़िया बच्चे हो। अब ये ड्राइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल। ऐसे भी कह सकते हो, कल जो मैंने लिखवाया वो भी सही है, थोड़ा सा और प्रॉपरली दे रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे यहाँ एरिया के डायमेंशन बोलो, जो जो हमने किए हुए हैं बोलते जाओ। यही आएंगे ना एरिया के डायमेंशन। बेटा आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes sir. डेंसिटी के बोलो। M1 M1 L minus L minus T0. Zero. फोर्स के M1 T M1 minus L1 two. T minus 2. M0 L1 M0 T L1 minus T 2. minus 2. एक ना हैबिट बना लो अब सब बच्चे। जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी, जब भी कोई क्वांटिटी आपके सामने आए ना, आपने फट से उसके डायमेंशन बनाने अपने माइंड में, कैलकुलेशन करके, तो जाके आपको डायमेंशन में परफेक्शन मिलेगी। ठीक है, शाबाश। डैश फिल करना। देयर आर डैश फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7. 7. 7. 16 या 7? 7. 7. 7. या 7? 7. 7. 3 होंगी। 7. 7. 7. 7. शाबाश। 7 कौन सी है? 7 वो आपको बता दी मैंने, है ना? टेबल आ गया सामने दोबारा से, वो हमें पता ही है। अब ये बताओ आप, The quantity which depends. एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगी? 2 फंडामेंटल पे, 3 पे, सर 5 2 पे. 0 पे? सर 2 पे. 2 पे. 2 पे. क्योंकि एक्सेलरेशन में मास तो आता ही नहीं, लेंथ और मास टाइम. कितना आता है? t माइनस 2 आता है। तो Yes. आंसर क्या होना चाहिए? 2. बिल्कुल सही आंसर। चार्ज इज ए डैश क्वांटिटी। चार्ज Fundamental. फंडामेंटल है Derived. बेटा। चार्ज फंडामेंटल कहाँ है? फंडामेंटल तो 7 है, उसमें चार्ज नहीं आता, उसमें करंट आता है। उसमें करंट आता है, और करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। एक्चुअली ये ना कंफ्यूजन काफी टाइम रहा, साइंटिस्ट जो लोग काम कर रहे थे कि किसको फंडामेंटल माने। कुछ तो कह रहे हैं देखो करंट डिपेंड करता है, करंट डिपेंड कर रहा है चार्ज पे और टाइम पे।
कुछ कह रहे हैं नहीं, चार्ज डिपेंड करता है करंट पे और टाइम पे। तो ये डिस्कशन को ध्यान से सुनना। जिसने करंट को फंडामेंटल का या चार्ज को फंडामेंटल का, ये बहुत टाइम तक डिस्कशन रही कि हम किसको फंडामेंटल माने। कुछ लोग कह रहे हैं कि करंट कैसे फंडामेंटल हुआ, करंट तो चार्ज बाय टाइम होता है। दूसरे लोग कहने लगे नहीं, चार्ज करंट इनटू टाइम हुआ, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जैसे मर्जी बना लो। फिर क्वेश्चन ये आया कि किसको हम फंडामेंटल माने, करंट को या चार्ज को। तो उसका आंसर ये था, जिसको आप मेजर कर सकते हो ना उसको मान लो। अब करंट को मेजर करने के लिए आपके पास डिवाइस है कॉल्ड एमीटर, है ना डिवाइस। यस सर। Yes, sir. लेकिन चार्ज को मेजर करने के लिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। किसी बॉडी पे कितना चार्ज है इसको आप मेजर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ना तो आप देख सकते हो ना ही उसको काउंट कर सकते हो। अब एक तार में, एक वायर में कितने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको मेजर करना इज नॉट पॉसिबल। इसको मेजर नहीं किया जा सकता, ये तो बहुत 10⁻24 से भी ज्यादा होंगे। तो किसको मेजर कर सकते थे, करंट को। किसको मेजर नहीं कर सकते थे, चार्ज। चार्ज 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 हमने किसको फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, करंट को। करंट करंट को फिर चार्ज को क्या मान लिया बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी। Derived डिराइव्ड। क्या ये वाली डिस्कशन समझ में आ गई। यस सर। अगर कभी भी कोई आपसे ये पूछ ले कि, ऐसे कई बार टीचर ना क्लास में कंफ्यूज करते हैं, हाँ बेटा करंट क्या होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है 10th में, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो करंट तो चार्ज पे डिपेंड कर गया, टाइम पे भी कर गया, फिर ये फंडामेंटल कैसे हुआ, क्वेश्चन तो बनता है। अब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होगा कि चार्ज और करंट में से किसको फंडामेंटल लेना था। ये बहुत बड़ी टास्क थी, लेकिन फिर ये डिसाइड किया कि जिसको हम प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर या अमीटर, गैल्वेनोमीटर या एमीटर, तो उसको हम फंडामेंटल मान लेते हैं। चार्ज को हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों के चांसेस थे, किसी एक को लेना था। इसकी फेवर में ये था कि इसको मेजर कर सकते हैं। तो उस वक्त के साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, करंट को फंडामेंटल मान लिया। क्या आपको समझ में आ गया मेरा ये आंसर, यस यस सर। यस सर। सर आप ये क्वेश्चन अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो और उनको बता सकते हो। कभी सर भी किसी से पूछने के लिए नहीं पूछना, उसको नॉलेज देने के लिए पूछना। यस बेटा। सर जैसे करंट तो चार्ज और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहा है सर, तो आपने फंडामेंटल कहा था किसी पे डिपेंड नहीं करती सर वो। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं अभी क्या डिस्कशन कर रहा हूँ, सिर्फ चार्ज और करंट पे आके डिस्कशन उस डेफिनेशन के अगेंस्ट होगी थी कि करंट तो चार्ज पे डिपेंड करता है। कुछ लोग कह रहे हैं चार्ज करंट पे डिपेंड करता है। अब इसको ऐसे लिख लो तो चार्ज करंट पे डिपेंड कर गया, और ऐसे लिख लो तो करंट चार्ज पे डिपेंड कर गया। तो फिर यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई, किसी एक को फंडामेंटल लेना है। तब हमने किसको लिया, जिसको आप मेजर कर सकते हो ना उसको हमने फंडामेंटल ले लिया। सिर्फ यही आपने समझाना, बाकी तो जगह समझाना ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, मास, ये तो किसी पे डिपेंड ही नहीं करते। हाँ करंट डिपेंड करता है, मैं भी कह रहा हूँ करता है, बट करंट को आप मेजर कर सकते हो, इसलिए इसको लिया गया। तो ये एक्सेप्शन सा केस है, इसको ध्यान रखना, गलती मत करना। ओके बेटा, चलो आगे। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ने से पहले ना मैं कुछ डायमेंशन नोट करवा दूं, फिर लेक्चर भी आगे हो जाएगा, बेसिक चलता रहेगा। कल जब मैं लेक्चर लूंगा तो मैं यहीं से स्लाइड आपको आगे लेके जाऊंगा, यूनिट्स क्या होते हैं,
या अभी टाइम कितना हुआ देखना, कुछ स्लाइड्स और दिखा दो। 1240 1240 हो गई। 1240 हो गया ना, तो आप ऐसे करो, पहले 5 डायमेंशन नोट करो, 5 डायमेंशन हो। कल कितने हो गए थे? 14 हो गए थे। आप लोग 15th डायमेंशन नोट करो। सर कल 13 हुए थे। 13 हुए थे 13 हो total। गए थे तो सर जितने भी हुए थे Yes, sir, उससे आगे 13 हो नोट, गए थे। आगे नोट करो। 13 हुए थे ना, 14 बनाओ। 14 का नाम मैंने लिखा था सरफेस टेंशन शायद। बेटा ये आपको क्लियरली दिख रहा है क्या? मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ ये बोर्ड। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. दिख तो रहा है ना सही से? सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये एक्चुअली है क्या? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड कर लो। फ्लूइड और लिक्विड में फर्क पता है आपको? फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आ जाते हैं, लिक्विड और गैस। फ्लूइड विच कैन फ्लो, जो फ्लो होता है, सॉलिड नहीं आता। तो अभी इसकी डेफिनेशन में तो नहीं जाएंगे, काफी कंसेप्ट बताना पड़ेगा। अभी आप इसके फॉर्मूले पे जाओ सिर्फ। प्रॉपर्टी है फोर्स अपॉन लेंथ, इसके डायमेंशन बनाओ, क्या बनेगा? खुद बनाओ। M1 L0 T minus 2. M1 LG फोर्स के T man. और नीचे L1, L1 से L1 कट जाएगा, बनेगा M1 M1 LG T minus 2। T minus 2। yes, this is the dimension of surface tension। यूनिट बताओ, फोर्स के क्या होते हैं? न्यूटन न्यूटन Newton. न्यूटन पर न्यूटन मीटर पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। वेक्टर या स्केलर? स्केलर, स्केलर इट इज स्केलर। तो ये 14 था। नाउ 15, व्हाट इज स्ट्रेन? बता सकते हैं स्ट्रेन क्या होता है? कुहू आप बताओ बेटा, कुहू शर्मा, स्ट्रेन बताओ। अगर पता है तो बता दो, नहीं पता तो बोल दो नहीं पता। Delta L upon L. It's a dimensionless quantity. ओके, वेरी गुड। देखो क्या होता है, सुनो ध्यान से। आपके पास ये एक वायर है, इसकी लेंथ है L। हमने इस पे फोर्स लगाई और इसकी लेंथ को हमने बढ़ा दिया। कितनी लेंथ को बढ़ा दिया? लेट डेल्टा L, लेट डेल्टा L। तो स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। या आपके पास बैलून है, बैलून तो सबने देखा है, यूज भी किया होगा। आपने इसमें एयर डाली और इसके अंदर और एयर डाली, तो ये बैलून का साइज बढ़ गया, बढ़ गया ना। मान लो इसका वॉल्यूम पहले V था और आपने इसका वॉल्यूम कितना चेंज कर दिया? डेल्टा का मतलब है चेंज। तो चेंज इन वॉल्यूम टू द वॉल्यूम भी क्या होगा? स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेन कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशो, लिख लो, इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन। यहां डायमेंशन से मतलब है लेंथ, वॉल्यूम। चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। डेफिनेशन मैंने बोल दी है, आपने लिख ली होगी। अब आप ये बता दो कि इसके डायमेंशन होंगे क्या? M0 L0 T0। वेरी गुड। क्योंकि ऊपर भी लेंथ है L, नीचे भी लेंथ है L1, आपस में कट गए, इसके कोई डायमेंशन नहीं।
M0 L0 T0, ना ही डायमेंशन है ना ही कोई यूनिट है। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इट हैज नो डायमेंशन, नो यूनिट। इतना समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस सर। अब आप लोग नोट करो, नंबरिंग बताना कौन सी है? 17। 16th. 16। एंगल के डायमेंशन क्या होंगे? एंगल के, प्लेन एंगल के और सॉलिड एंगल। एंगल के डायमेंशन नहीं होते। M0 L0 20। सॉलिड एंगल के भी डायमेंशन नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी तो लेंथ होगी, रेडियस भी लेंथ कट। एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होता। अब सॉलिड एंगल का मैंने क्या बताया था? सरफेस एरिया बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर कट। इसको भी कोई डायमेंशन नहीं। समझ रहे हो ना बात? यस। लेकिन ये स्टार में इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार में लिखा करो। तो आवाज नहीं है, म्यूट करो। कहाँ से आ रही है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके डायमेंशन तो नहीं है बट यूनिट। क्योंकि इसके यूनिट क्या है? रेडियन, और इसके यूनिट मैंने बताया आपको स्टी रेडियन। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नेम ऐसी क्वांटिटी बताओ which have unit but not dimension, which have unit but not dimension, जिसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं, बट नॉट डायमेंशन। तो आपके आंसर क्या होंगे बेटा? प्लेन एंगल, Plane angle and solid. सॉलिड एंगल। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. नो सर। तो अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो फिर हम लोग लास्ट 3 डायमेंशन करके आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। 18, 19, Sir, 17. 17, ये 4 डायमेंशन मुझे आपके लिए आसान कर देता हूँ, चारों को एक साथ ही बता देता हूँ। अगर किसी के साथ ये वाला वर्ड आ जाए, क्या लिखा है मैंने बोलना? Gradient. ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। किसी के साथ भी, चाहे फोर्स ग्रेडियंट हो, चाहे वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, चाहे प्रेशर ग्रेडियंट हो, चाहे एनर्जी ग्रेडियंट हो, और भी जिसके साथ मर्जी आ जाए, तो मैं इनको चारों को एक साथ बता देता हूँ। 17, 18, 19, 20। ग्रेडियंट का मतलब होता है एनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। जिसका भी ग्रेडियंट होगा उस क्वांटिटी को आप लेंथ से डिवाइड कर दो। जैसे फोर्स ग्रेडियंट 17 क्या होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स के क्या थे? m1 L1 T माइ। अब ये बन जाए। यस। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसको आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। यस, सर फोर्स ग्रेडियंट और सरफेस टेंशन दोनों के एक ही डायमेंशन होंगे? यस यस सर फोर्स ग्रेडियंट और सरफेस टेंशन के
डायमेंशन सेम है। देखो ये ग्रुप आप खुद बना लेना। वेरी गुड। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? L1t माइनस 1 बाय L1 क्या बनेगा? सिर्फ t माइनस t -1। और 19वां कौन सा है? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर के क्या होते हैं? M1 L-2 था या L-1 था? L minus l 1. L -1। -1. अब एक L और आ गया नीचे। तो प्रेशर के क्या बन गए बेटा? M1 L-2 T-2। तो इनको तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप इतना ध्यान रखो ग्रेडियंट वर्ड जहां भी आ जाएगा, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है डिवाइडेड बाय लेंथ। ऐसी एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी के क्या होते हैं? M1 L2 T-2 बाय L1 क्या बन जाएंगे? M1 L1 T-2। फोर्स वाले बन गए ना। देखो तो एनर्जी ग्रेडियंट के डायमेंशन वही होंगे जो फोर्स के थे। क्या ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। तो बेटा कल का होमवर्क आप लोगों के लिए, कल क्या सैटरडे है क्या? हो सकता है कल Yes, sir. कल बैकअप शायद करूंगा। चलो कल एक दिन और बैकअप करेंगे, 3 दिन मुझे करना है। तो कल का होमवर्क यही है कि जो मैंने 2 दिन में करवाया है वो आप पढ़ लें। अभी कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जो मैंने 2 लेक्चर में आपको करवा दिया वो सारा आप पढ़ लें। कल हम लोग 15-20 मिनट स्लाइड शो देखेंगे आगे, और फिर कुछ डायमेंशन के न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। कल हम पहली बार न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे डायमेंशन। सब बच्चे बुक्स अरेंज कर लो, कर ली होंगी बुक आपके पास, SL अरोड़ा। अगर आपने नहीं ली है और या नहीं लेनी है ये तो हो नहीं सकता, तो लेनी पड़ेगी। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, शायद आपके प्ले स्टोर में पड़ी हो, देख लेना। HC वर्मा तो पड़ी है प्ले स्टोर। अपने प्ले स्टोर में HC वर्मा डालोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा विद सोल्यूशन, विद आंसर, विद एवरीथिंग। मे भी पड़ी हो एंड्रॉयड फोन में, आप चेक कर लेना। वैसे आप परचेज ही करो तो बेटर। परचेज कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक्स। दिस इज ऑल फॉर दैट। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.